नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नूबजा। दोस्तों, हमारा चल रहा है टॉपिक नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसमें पिछले पार्ट में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे 2 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गए थे। आज हम क्या करेंगे, बचे हुए 3 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर करेंगे। तो पिछले लेक्चर का एक मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने 2 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखे। एक था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दूसरा था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक का मतलब आपको मैंने समझाया था कि जो चेंज होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, विच चेंजेस मोर। तो जो इलास्टिक होता है वो ज़्यादा चेंज होता है, इन इलास्टिक होता है वो चेंज नहीं होता है। जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये था कि अगर प्राइस कुछ भी चेंज हो या तो फिर प्राइस चेंज भी ना हो, बट फिर भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइटली बढ़ जाएगी या इनफाइनाइटली कम हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और जो हमने याद कहाँ से रखा, इलास्टिक डिमांड मतलब चेंज होने वाली डिमांड। अब था दूसरा था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हमने देखा कि प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, मतलब प्राइस 100% से बढ़ा लो, प्राइस 10% से बढ़ा लो, बट क्वांटिटी डिमांडेड सेम ही होगी। मतलब प्राइस कम कर दो या ज़्यादा कर दो, हमें जो है क्वांटिटी डिमांडेड सेम होगी। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो हमने पहले देखा वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हमें देखने को मिलता है लाइफ सेविंग मेडिसिन के केस में। उसका कर्व कैसे आता है, उसका कर्व है वर्टिकल कर्व आता है और जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। अब देखते हैं हमारा अगला टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड से आपको क्या ध्यान में आता है, पहले एक एक शब्द से जाते हैं। यूनिटरी मतलब सिंगुलर, यूनिटरी का मीनिंग है दोस्तों सेम प्रोपोर्शन। अब सेम प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है दोस्तों, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में हम लोग सेम प्रोपोर्शन को ऐसे डाल सकते हैं कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा, मैं वापस एक बार बोलता हूँ, जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा उतना ही परसेंटेज क्या होगा, डिमांड में भी चेंज होगा। अब ये कैसे होता है, अगर समझो लॉ ऑफ डिमांड में हमको मालूम है प्राइस कम हुई कि क्वांटिटी डिमांडेड अप हो जाएगी, ठीक है। अगर समझो एक कमोडिटी की प्राइस 50% से कम हुई, 50% से कम हुई, तो उसकी डिमांड भी 50% से क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इधर यूनिटी में चलता है, मतलब दोनों साथ साथ में चलते हैं, कोई भी एक ज्यादा आगे भागता नहीं है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब ये इसका एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का डेफिनेशन है दोस्तों कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड है और सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे हमने देखा कि जैसे जितने परसेंट से हमारी प्राइस चेंज होगी उतने ही परसेंट से, सेम उतने ही परसेंट से क्या होगा, डिमांड चेंज होगा। इसके लिए इसको बोलते हैं यूनिटरी, मतलब ये क्या चलता है, सेम प्रोपोर्शन में चलता है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि 50% फॉल इन प्राइस और 50% राइज इन इनकम। जैसे जैसे प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड राइज करते हैं, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड ने सिखाया। बट लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं सिखाता कि कितना परसेंटेज प्राइस चेंज होने से कितना परसेंटेज डिमांड चेंज होगा। इसके लिए नया कंसेप्ट आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलता है कि जितना परसेंट प्राइस में चेंज होगा उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज होगा। इसके लिए जब 50% प्राइस फॉल हो गई तो कितना होना चाहिए, 50% राइज होना चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड में, तो इसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब हम देखेंगे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसका ग्राफ भी कैसे निकालते हैं। अभी हम देखेंगे दोस्तों इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, और जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा पी। हमने कैसे याद रखा कि हमें निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके लिए हमने ऊपर लिया परसेंटेज डेल्टा क्यू, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय किससे चेंज हो रहा है, चेंज इन प्राइस से। अब मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे 50% फॉल इन प्राइस हुआ, 50% फॉल इन प्राइस हुआ तो हम लोग 50 को नीचे ले लेंगे, वैसे वैसे 50% इंक्रीज हुआ किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में, तो 50/50 आता है मैथमेटिकली 1। तो जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 1 होती है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होती है 1, ये 1 से कम भी नहीं होती है और 1 से ज़्यादा भी नहीं होती है, ये एग्जैक्टली क्या होती है, 1 होती है। अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये डिफॉल्ट ग्राफ है, जिधर क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स एक्सिस पे, प्राइस है वाई एक्सिस पे। अब क्या हुआ दोस्तों, पहली बार प्राइस थी पी और क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यू, ठीक है। प्राइस थी पी और क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यू, इधर प्राइस थी पी, क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यू, ओके। अब क्या हुआ, प्राइस फॉल हुई 50% अगर प्राइस फॉल हुई तो वो प्राइस आई P1 पे। P1 पे प्राइस आने के बाद सॉरी
सॉरी। तो P1 पे प्राइस आने के बाद अभी क्या हुआ, 50% जब प्राइस में गिरावट आई तो 50% क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड भी आगे चली गई। जब 50% क्वांटिटी डिमांडेड आगे चली गई, Q से 50% इंक्रीज हुआ Q1 तक, तो ये क्वांटिटी आ गई Q1। ओके, अब नई प्राइस है P1, नई क्वांटिटी है Q1, तो इसको हमने ग्राफ पे डिनोट कर लिया इधर। अगर हम इन दोनों में से जाने वाला एक कर्व निकाले, अगर हम इन दोनों में से जाने वाला कर्व निकालेंगे तो वो ऐसा आएगा, और इस शेप को बोलते हैं दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आपको लग रहा होगा, आपने तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि डिमांड कर्व था, स्ट्रेट लाइनिंग कर्व था, तो इधर ऐसा कर्व क्यों निकाला। उस लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि उधर हमने वैल्यूज जो ली थी वो परफेक्ट वैल्यूज ली थी। इसके लिए हमारा कर्व क्या आ रहा था, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा था। ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही कर्व है दोस्तों, मतलब इसका स्लोप भी नीचे ही है, बट इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कर्व फॉर्म में लिख रहे हैं, ना ही इसको स्ट्रेट लाइनिंग फॉर्म में लिख रहे हैं। ऐसे भी हम लोग डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस शेप को बोलते हैं दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज होगा तो हाइपरबोला किसे बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं हाइपरबोला। जो हमें एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स में मिलता है, इस शेप को बोलते हैं हाइपरबोला। अब इसको रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, आप ध्यान से देखेंगे ये शेप और ये शेप थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है। वो कैसे रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि अगर इस शेप को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में डालें, इधर क्या हो रहा है, हमारा 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इस हाइपरबोला को अगर हम लोग रेक्टेंगल शेप में डालेंगे तो ये शेप क्या होगा, तैयार होगा। इसके लिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में जो कर्व होता है दोस्तों, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अभी देखेंगे हम अगला जो हमारा टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब ऐसा कुछ आपको पढ़ा हुआ याद आ रहा होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, जब हमने देखा था कि प्राइस 0% चेंज होने से भी क्या होता है, डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाता है। तो हमने उधर इलास्टिक शब्द का मीनिंग देखा था कि जो चेंज होता है, मतलब जो डिमांड क्या होती है, चेंज होती है, ज्यादा चेंज होती है, मोर फ्लेक्सिबल होती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिधर परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जिधर क्या होता है कि कम परसेंटेज प्राइस चेंज होने से भी ज्यादा परसेंटेज क्वांटिटी चेंज हो जाती है। अब ये कैसे होता है कि समझो, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, इसके आगे हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि समझो एक एयर ट्रैवल इंडस्ट्री, एयर एशिया, विस्तारा वगैरह वगैरह, ये जो कंपनी है इन्होंने क्या कर लिया, 25% क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया इनके ट्रैवल फेयर में। अब इन्होंने क्या कर लिया, प्राइस में कितना चेंज आ गया, 25% प्राइस बढ़ गई। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप कम होनी चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। बट इधर क्या होता है दोस्तों, जब ये 25% इंक्रीज करते हैं तो लोगों की टेंडेंसी ऐसे हो जाती है कि उनको ये एयर ट्रैवलिंग ज्यादा महंगी लगने लगती है। एयर ट्रैवल लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कंफर्ट ज्यादा है, टाइम कम बचता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बट अब जब इतना इसमें कॉस्ट ज्यादा जा रहा है, 25% अगर एक आदमी का ज्यादा पैसा जा रहा है, तो वो क्या सोचता है कि अभी मैं एयर ट्रैवल, मतलब मैं प्लेन से नहीं ट्रैवल करता हूँ, मैं कार से जाता हूँ, बस से जाता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में मेनली जब 25% प्राइसेस बढ़ती है तो ऐसा भी हो सकता है कि 75% डिमांड कम हो गई। अब क्या हुआ, अगर मेरी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती थी दोस्तों, तो जब 25% प्राइस बढ़ गई थी तो 25% क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए थी। बट ये क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब है ज्यादा चेंज होने वाली। तो जब 25% प्राइस बढ़ गई तो ज्यादा चेंज हो गई, क्वांटिटी कितनी गिरी, 75% क्वांटिटी गिरी। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब हम देखेंगे इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकली हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं। अभी से रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है कि क्या होता है कि 50% अगर फॉल इन प्राइस हुआ तो वो क्या कर जाता है, 100% इंक्रीज इन क्वांटिटी कर जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ, मतलब प्राइस में कम चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है, ज्यादा
चेंज होने वाली डिमांड है, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट। अब क्या मैंने जानबूझ के आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लिया है, क्योंकि अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा दोस्तों तो मुझे ग्राफ भी दूसरा निकालना पड़ सकता है और आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। इसके लिए हम लोग टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल से जाएंगे और टेक्स्ट बुक में जैसा ग्राफ दिया है वैसा ही ग्राफ निकालेंगे। अब क्या हुआ, 50% फॉल हुआ प्राइस में और 100% इंक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में। हम चलते हैं हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन में। ईडी मतलब क्या है, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 100% चेंज आया। प्राइस में कितना चेंज आया, सिर्फ 50% चेंज आया। तो ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2 हो गया इस एग्जाम्पल का आंसर। तो जब भी दोस्तों रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है तो आपको एक चीज याद रखनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि इधर जो भी दिया होगा, क्योंकि जो भी प्राइस में चेंज होगा उससे ज्यादा चेंज क्या होगा, क्वांटिटी में होगा। तो ऑब्वियसली अगर इधर ज्यादा नंबर है और इधर डिनोमिनेटर में कम नंबर है तो इन दोनों का रेशियो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, किसमें, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में। अब देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखेंगे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारा डिफॉल्ट चार्ट हमने ले लिया। क्या हुआ कि P जो प्राइस थी तब क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड Q थी, मतलब ओरिजिनल डिमांड हमारी थी इधर थी। अब क्या हुआ, परसेंटेज फॉल इन प्राइस हुआ। प्राइस में कितना फॉल हुआ, 50% फॉल हुआ प्राइस में। जब प्राइस में फॉल होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, मतलब Q से आगे जानी चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जितना परसेंट प्राइस होता है चेंज होता है उससे ज्यादा परसेंटेज क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है। जब 50% प्राइस कम हुई तो इधर क्या हुआ, 100% डिमांड इंक्रीज हो गई, मतलब Q से Q1 तक जाते जाते इसने 100% डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब इस पॉइंट को भी हमने प्लॉट कर लिया, P1 और Q1 को इधर। इन दोनों में से अगर हमने जाने वाला एक कर्व निकाला तो ये कर्व आता है दोस्तों फ्लैटर कर्व, इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग कर्व, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ फ्लैट होते जा रहा है। इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैटनिंग कर्व। और इसका डिमांड इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ग्रेटर देन 1। तो जब भी कभी आपको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड दिया जाए तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसका कर्व क्या होता है, फ्लैटर कर्व होता है, क्योंकि ये झुकते जाता है एक्स एक्सिस की तरफ। क्योंकि जब क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाती है तो इसको नीचे से जाना पड़ता है, इसके लिए ये कर्व होता है फ्लैटर कर्व। अभी हम देखेंगे हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट की रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों हमारा लास्ट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड से हमें क्या समझता है, इनइलास्टिक का मतलब हमने समझा था कि जो ज्यादा चेंज नहीं होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब क्या है कि वो चेंज होगा पर इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक में हमने देखा था कि क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही थी, क्वांटिटी सेम टू सेम थी। बट रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्वांटिटी चेंज होगी, बट जितना प्रोपोर्शनेट प्राइस चेंज होगी उससे कम प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी चेंज होगी। तो अब ये डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू लेस प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जो भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस रहेगा वो ज्यादा रहेगा क्वांटिटी के चेंज के मुकाबले। अब ये हमें रियल लाइफ में किधर देखने को मिलता है, रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है, पेट्रोल के एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल हमें लगता है गाड़ियों में, कार्स में, 2 व्हीलर्स में, समझिए 80 रुपीज लीटर पेट्रोल चल रहा है, 5% क्या हुआ, पेट्रोल की दाम में हाइक हो गया तो 84 रुपीज अब हमें मिल रहा है। 80 × 5% मतलब 4 रुपए, तो नई प्राइस हो गई 84 रुपीज। अब जब दोस्तों प्राइस बढ़ रही है तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड कम आनी चाहिए। बट क्या होता है जब हम देखते हैं कि पेट्रोल अब हमारी नेसेसिटी बन गई है, मतलब 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, इसमें क्या होता है कि हमें जरूरी है पेट्रोल भरना और हमें अभी क्या हो गया, नेसेसिटी हो गई कि हम गाड़ी के सिवा किधर जा ही नहीं सकते। तो अभी क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ी पेट्रोल की तब क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी कम होती है, मतलब जितना प्राइस बढ़ी है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होती है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब ऐसा हो सकता है कि 5% अगर प्राइस बढ़ी तो 2% डिमांड कम हो गई, 1% डिमांड कम हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए डिमांड का चेंज ज्यादा नहीं है, डज नॉट चेंज मोर, इसके लिए इसको बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। अब इसका एक एग्जाम्पल हमारे बुक में लिया है, बुक का सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं क्योंकि इसके वजह से क्या होगा, आपको चार्ट समझने में आसानी होगी। तो 50% फॉल इन प्राइस लीड टू 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस फॉल हुई तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से क्वांटिटी राइज होनी चाहिए। बट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसके लिए
प्राइस 50% से नीचे चली गई, बट क्वांटिटी डिमांडेड 50% से बढ़ गई क्या? नहीं बढ़ी, वो 50 से कम परसेंट से बढ़ी, इसके लिए इसको बोलते हैं, इसके लिए इधर एग्जाम्पल में है 25% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट करते ईडी से, इक्वेशन है परसेंटेज चेंज क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज पी। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ? 25%। प्राइस कितना चेंज हुआ? 50, तो ये हुआ 0.5, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा आया 0.5। इससे एक ऑब्जर्वेशन निकलता है दोस्तों कि जब भी कभी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? लेस देन 1 होती है। अब ये लेस देन क्यों होती है मैथमेटिकली 1? क्योंकि हमेशा इनइलास्टिक डिमांड में क्या होने वाला है? प्राइस का परसेंटेज ज़्यादा होने वाला है डिमांड के परसेंटेज से। तो अब अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो जो आने वाला आंसर है वो पॉइंट में आएगा या 1 से कम आएगा। इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी भी क्या होता है? लेस देन 1 होती है जब डिमांड होती है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब देखेंगे हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब इसका एक ग्राफ हमने निकाला जो हमारा डिफ़ॉल्ट चार्ट है, डिफ़ॉल्ट ग्राफ है, उसके हिसाब से एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे है प्राइस। अब जो ओरिजिनल प्राइस थी और ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो उधर पी और क्यू से हमने डिनोट कर दिया, और ये इधर ये पॉइंट हो गया ओरिजिनल डिमांड का पॉइंट। अब क्या हुआ? 50% क्या हुआ? प्राइस कम हुई। प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए, बट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में हमने देखा कि इनइलास्टिक में चेंज क्या होता है? कम चेंज होता है। तो कम चेंज होता है तो 50% कम चेंज, 50% क्वांटिटी प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी इंक्रीज 50% नहीं होगी, 50% से कम होगी। हमने समझा इसको 25%। इसके लिए इधर 25% पे हमने एक डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ड्रॉ किया और इन दोनों पॉइंट को एक डिमांड कर से पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब इनमें से क्या किया? एक डिमांड कर ड्रॉ किया। जब ये डिमांड कर हमने ड्रॉ किया तो हमें एक ऑब्जर्वेशन मिला कि ये डिमांड कर क्या है? स्टीपर डिमांड कर्व है। स्टीप मतलब क्या है? जिसका स्लोप कम है, जो क्या हो रहा है? स्टीपली नीचे जा रहा है, मतलब जो जल्दी जल्दी में एक्स एक्सिस के पास जा रहा है, उसको बोलते हैं स्टीपर डिमांड कर। क्योंकि इधर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है दोस्तों? लेस देन 1 है। अब इधर जब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड था, पिछला जो टर्म था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, तब हमें फ्लैटर कर्व मिल रहा था, मतलब जो क्या हो रहा था? आराम से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था। ये क्या हो रहा है? स्टीपर जा रहा है। इसके लिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, क्योंकि ये क्या होता है? ज़्यादा क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। प्राइस परसेंटेज जितना चेंज होता है उससे कम परसेंटेज चेंज क्या हो जाता है? क्वांटिटी डिमांडेड हो जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पूरे हमने 2 पार्ट्स में देखे। पार्ट 1 में पहले 2 देखे और पार्ट 2 में क्या देखे? 3 देखे। तो अब इसके आगे वाला जो पोर्शन है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।